कहानी की शुरुआत होती है जापान से, जहां पर कि शिप के द्वारा कुछ अनजान कंटेनर जो है वो जापान आ जाते हैं और उन कंटेनर में लाल चंदन की लकड़ियां भरी हुई थीं और साथ ही पुष्पा भाऊ भी इन्हीं लाल चंदन की लकड़ियों के साथ मौजूद थे। जब जापानियों ने इन्हें देखा तो उन्होंने पुष्पा भाऊ को उल्टा टांग दिया था, लेकिन जैसे तैसे पुष्पा भाऊ ने अपने हाथ छुड़ाए और इन जापानियों से फाइट करने लगे। मालूम चलता है कि दरअसल में इन लोगों ने लाल चंदन की लकड़ियां तो अपने पास रखी, लेकिन कई दिनों से पेमेंट नहीं कर रहे थे, जिस वजह से पुष्पा भाऊ को ही यहां पर आना पड़ा। तो यहां पर पुष्पा भाऊ इन लोगों से एक बहुत ही तगड़ी फाइट करता है, लेकिन आखिर में पुष्प भाऊ को गोली लग जाती है और वह समुद्र में गिर जाता है। लेकिन तभी मालूम चलता है कि यह महज एक सपना था। तो अब मालूम चलता है कि पुष्पा भाऊ सिंडिकेट का लीडर बन चुका है और लाल चंदन की लकड़ियों को कहां पर भेजा जाना चाहिए, यह सब कुछ पुष्पा डिसाइड करता है। पुष्पा तो पूरी तरह से राज ही कर रहा था, लेकिन उसके बहुत सारे दुश्मन भी हैं। उनमें से पहले नंबर का दुश्मन है भंवर सिंह शेखावत, जो कि आईपीएस है। फिल्म के पहले भाग में पुष्पा ने शेखावत को नंगा दौड़ाया था, तो अपनी बेइज्जती का बदला लेने के लिए शेखावत कुछ भी कर सकता है, इसलिए वो एक प्लान बनाता है। जब पुष्पा के लड़के जंगल में जाकर लाल चंदन की लकड़ियों को काटने जाते हैं तो यहां पर भंवर सिंह शेखावत भी वहां पहुंचता और इन सभी को प्लान बनाकर अरेस्ट कर लेता है, क्योंकि लाल चंदन की तस्करी में हमेशा पुष्पा बच जाया करता था, क्योंकि उनके पास कोई भी सबूत नहीं थे। शेखावत इन मजदूरों को बुरी तरह से मारता है और इन सभी 230 मजदूरों को जेल में डाल देता है, जिसके बाद एंट्री होती है पुष्पा भाऊ की, जो कि पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं। लेकिन वहां पर शेखावत मौजूद नहीं था, लेकिन कुछ इंस्पेक्टर मौजूद थे। यहां पर पुष्पा भाऊ सारे मजदूरों को लेने के लिए नहीं आए थे, बल्कि सिर्फ और सिर्फ सीनू को लेने के लिए आए थे, क्योंकि आज उसकी शादी है। जब पुष्पा यहां से सीनू को ले जाने लगा तो उसने देखा कि सीनू के ऊपर बहुत सारे चोट के निशान हैं। जब उसने अपने सारे मजदूरों को देखा तो उसका दिमाग खराब हो गया, क्योंकि पुष्पा के सारे मजदूरों को सखावत ने बुरी तरह से मारा पीटा था। यह देखकर पुष्पा भाऊ पुलिस इंस्पेक्टर से कहता है कि इन लोगों पर शेखावत सर ने हाथ उठाया है, इसका मतलब कि आपने पुष्पा के ऊपर हाथ उठाया है, इसलिए वो यहां से इन सभी को लेकर जा रहा है। यह देखकर इंस्पेक्टर और बाकी पुलिस वाले कहते हैं कि अगर आप इन सभी लोगों को लेकर चले जाएंगे तो हमारी नौकरी भी चली जाएगी। यह सुनकर पुष्पा भाऊ इनसे कहता है कि आज से तुम्हारे रिटायरमेंट तक जितना भी पैसा तुम जोड़ने वाले हो, उन सारे पैसों को पुष्पा देगा। मतलब कि आज तुम्हारा रिटायरमेंट हो रहा है। पुष्पा उन सभी का रिटायरमेंट कर देता है। और जब शेखावत पुलिस स्टेशन पहुंचा तो वहां पर कोई भी मौजूद नहीं था। वो समझ गया था कि सभी को पुष्पा भाऊ ने खरीद लिया है। तो इस तरह से पुष्पा भाऊ इलीगल काम तो करता है, लेकिन वह अपने मजदूरों का बहुत ज्यादा ख्याल रखता है और साथ ही वह अपनी बीवी श्रीवल्ली से भी बहुत ज्यादा प्यार करता है। अब अगले दिन हम देखते हैं कि श्रीवल्ली जब मंदिर में पूजा करने के लिए जाती है, उसी मंदिर में पुष्पा का सौतेला भाई मुरली भी मौजूद था और वो यहां श्रीवल्ली से कह रहा था कि आप पूजा तो करवा लोगे, लेकिन क्या तुम्हारे पास खुद का गोत्र है, खुद का सरनेम है? मुरली उन्हें हमेशा नीचा दिखाता है, लेकिन मुरली की बेटी कावेरी उन्हें पसंद करती है। वो उनके साथ रिश्ता निभाना चाहती है और कावेरी श्रीवल्ली को चाची बुलाती है, लेकिन मुरली कावेरी को मना करता है कि वो उनसे बात ना करें। तो पुष्पा श्रीवल्ली की सारी बात मानता है और आज पुष्पा सिद्धप्पा के साथ मिलकर सीएम से मिलने वाला था। इसलिए श्रीवल्ली यहां पर पुष्पा से कहती है कि अगर तुम जा ही रहे हो तो सीएम के साथ फोटो खिंचाकर लाना, ताकि हम उसे फ्रेम कराकर हॉल में लगाएंगे। पुष्पा ने अपनी पत्नी से वादा कर लिया था, लेकिन जब वो वहां पहुंचा तो वहां कुछ और ही हो गया। पुष्पा भले ही सिंडिकेट की ओर से सीएम को फंडिंग देता है, लेकिन सीएम यहां पर पुष्पा के साथ फोटो क्लिक नहीं करवाता है। उनका मानना यह है कि झूठी जो है वो पैर में ही रहना चाहिए, उन्हें हाथ में नहीं पहना करते। साथ ही उन्होंने श्रीवल्ली के बारे में भी एक दो बातें बोल दी थीं। यह देखकर यहां पर पुष्पा को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा था। बाहर आने पर पुष्पा ने सिद्धप्पा से कहा कि अगर आप सीएम होते तो क्या आप भी मेरे साथ फोटो नहीं क्लिक करवाते? जिस पर कि सिद्धप्पा कहता है कि मैं चाहे कुछ भी बन जाऊं, मैं तेरे साथ फोटो जरूर क्लिक करवाऊंगी, क्योंकि तू मेरा भाई है। तब यहां पर पुष्पा ने उनसे कहा, तो फिर सीएम बनने की तैयारी कर लो।
पुष्पा सिद्धप्पा से एकदम सीधा सवाल पूछता है कि सीएम बनने के लिए लगभग कितने रुपए की जरूरत पड़ेगी। सिद्धप्पा यहां पर कहता है कि लगभग 100 करोड़ की जरूरत पड़ेगी। पुष्पा यहां पर उससे कहता है कि मैं तुम्हें 500 करोड़ दूंगा, लेकिन सीएम तुम्हें ही बनना होगा। जिसके बाद सिद्धप्पा सेंट्रल मिनिस्टर से मिलने के लिए जाता है। सेंट्रल मिनिस्टर का एक भाई भी है और सिद्धप्पा पुष्पा के कहने पर ही सीएम की बात करने के लिए सेंट्रल मिनिस्टर के पास गया था। साथ ही पुष्पा ने उनके पास एक सोफा भिजवाया था जिसके अंदर 25 करोड़ थे। सिद्धप्पा ने जब ये सारी चीजें देखी तो उन्होंने पुष्पा से कहा कि ये सब कुछ ठीक नहीं है, इस तरह से पैसा बहाना ठीक नहीं है। क्योंकि लेकिन पुष्पा के पास कुछ प्लान थे जो कि वो सिद्धप्पा को बताता है। वो कहता है कि अब पुष्पा नेशनल नहीं रहा बल्कि इंटरनेशनल हो गया है। लाल चंदन की लकड़ियों की डील वो सिर्फ मुर्गन से किया करता था, जिसके बदले में उसे 1 टन पर सिर्फ 1.5 करोड़ मिला करते थे। लेकिन अगर वह इस डील को विदेश में लेकर जाए तो उसे 2 से 2.5 करोड़ रुपए मिल सकता है प्रत्येक टन पर। तो ज्यादा देर न करते हुए पुष्पा जो है वह तुरंत ही विदेश पहुंचता है, जहां पर कि उसकी मुलाकात होती है एक बहुत बड़े बिजनेसमैन से। वहां वो इन लाल चंदन की लकड़ियों की डील करता है और उसे 2000 क्विंटल लकड़ियों को उन्हें देना था। बदले में पुष्पा को 5000 करोड़ रुपए मिलने वाले थे। तो पुष्पा अपने सिंडिकेट के सारे मेंबर को एक्टिव कर देता है और उनसे कह देता है कि सारे जगह से मुझे लाल चंदन की लकड़ियां चाहिए हैं। तो सिंडिकेट के सारे मेंबर जो हैं वो लाल चंदन की लकड़ियों की जुगाड़ करने लगते हैं और वो लाकर वो पुष्पा को देने वाले थे। लेकिन तभी एंट्री होती है मंगल चीनू और उसकी वाइफ की। इन लोगों को मालूम चल जाता है कि पुष्पा जल्द ही 2000 क्विंटल लाल चंदन की लकड़ियों को बाहर भिजवाने वाला है। वो यह बात शेखावत से जाकर कहते हैं ताकि शेखावत उन्हें जब्त कर ले। साथ ही मंगल चीनू और उसकी वाइफ शेखावत से यह भी कहते हैं कि वो सिंडिकेट के मेंबरों को डराए धमकाए ताकि सारे सिंडिकेट के मेंबर डर जाएं और वो यह काम ना करें। बात कुछ ऐसी है कि मंगल चीनू खुद ही सिंडिकेट का प्रेसिडेंट बनना चाहता है। तो भंवर सिंह को जब यह बात मालूम चली तो उसने सारे चेकपोस्ट पर नाकाबंदी करवा दी। तभी चेकपोस्ट पर एक लाल चंदन से भरा ट्रक पहुंचा। शेखावत वहां पहुंचा और इस बार उसने बिल्कुल भी रहम नहीं की और उस सारे के सारे ट्रक को उसने जला दिया था। साथ ही सिंडिकेट का मेंबर जब यहां पर पहुंचा तो यहां पर भंवर सिंह ने उसे मौत के घाट उतार दिया था, जबकि मंगल चीनू चाह रहा था कि बस बो से डराए धमकाया। लेकिन भंवर सिंह कहता है कि उसका डराने का अंदाज थोड़ा अलग है। अगर मैंने इसे मार दिया है तो सिंडिकेट के बाकी मेंबर भी स्मगलिंग करने से डर जाएंगे। तो जो सिंडिकेट का मेंबर मारा गया है उसकी श्रद्धांजलि पर सभी लोग पहुंचे, सिर्फ और सिर्फ पुष्पा को छोड़कर। लेकिन तभी मंगल चीनू और यहीं के कुछ लोग जो हैं वो सिद्धप्पा से कहने लगते हैं कि अगर पुष्पा और भंवर सिंह के बीच में दोस्ती नहीं हुई तो वो ऐसे ही लोगों को मारता रहेगा और अगर ऐसा ही चलता रहेगा तो फिर पुष्पा को प्रेसिडेंट से हटा देना चाहिए। लेकिन सिद्धप्पा यह होने नहीं दे सकता, इसलिए सिद्धप्पा तुरंत ही भंवर सिंह के पास पहुंच जाता है और वो उसे कुछ रिश्वत वगैरह देने की कोशिश करता है। वो उसे लगभग 10 करोड़ रुपए दे रहा था, लेकिन भंवर सिंह नहीं मानता है। वो कहता है कि उस रात उसने मुझे नंगा दौड़ाया था, मैं उसे किसी भी हालत में उसे नहीं छोड़ने वाला। तभी यहां पर सिद्धप्पा कहता है कि अगर वह तुमसे माफी मांग ले और सभी के सामने सॉरी कह दे तो क्या तुम तब उसे माफ कर पाओगे? यह सुनने के बाद भंवर सिंह तुरंत ही हां कह देता है और कहता है कि पार्टी का इंतजाम करो ताकि सभी के सामने पुष्पा उससे माफी मांग सके। तो पार्टी के दिन सभी लोग यहां पर पहुंच जाते हैं। सभी लोगों को यह देखना था कि आखिर पुष्पा भंवर सिंह से माफी मांगता है या फिर नहीं, क्योंकि पुष्पा आज तक नहीं झुका है। क्या वो आज झुकने वाला था? तो पुष्पा सिद्धप्पा, श्रीवल्ली और कटलेट के कहने पर और सिंडिकेट की भलाई के लिए यहां पर उससे माफी मांगने के लिए कह देते हैं। पुष्पा भी बहुत ज्यादा शराब के नशे में था, इसलिए वो सभी के सामने भंवर सिंह से माफी मांग लेता है। यह सुनकर भंवर सिंह बहुत ज्यादा खुश हो जाता है, यहां तक कि उसने तो पुष्पा की आवाज रिकॉर्डिंग तक कर ली थी और यही बार बार सुन रहा था। लेकिन जब पुष्पा घर वापस जा रहा था तब उसे बहुत ही ज्यादा अजीब लगा और पार्टी के सारे लोग शॉक्ड थे कि आखिर पुष्पा ने सॉरी कैसे बोल दिया। पुष्पा को इतना ज्यादा बुरा लगा था कि वो तो आईने में अपनी शक्ल भी नहीं देख पा रहा था
उसे इतना तेज गुस्सा आता है कि वह सभी को सड़क पर ही छोड़ देता है और कार को वापस घुमाकर उसी पार्टी में वापस पहुंच जाता है। जब भंवर सिंह यहां से जाने वाला था तब पुष्पा यहां पर भंवर सिंह की कार को टक्कर मारता है तो भंवर सिंह स्विमिंग पूल में जाकर गिरता है। पुष्पा उसी स्विमिंग पूल में पेशाब भी करता है। भंवर सिंह को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर यह सब कुछ हो क्या रहा है। पुष्पा यहां पर भंवर सिंह से कहता है कि पुष्पा एक ब्रांड है और वो किसी के सामने भी नहीं झुकता है। वो उससे कहता है कि मैं तुझे चैलेंज करता हूं, 2000 क्विंटल लाल चंदन की लकड़ियों को वो देश से बाहर भेज कर रहेगा। अगर वो यह नहीं कर पाया और अगर तेरे हाथ एक लकड़ी भी हाथ लग गई तो मैं जिंदगी भर तेरी मजदूरी करूंगा। यह सुनने के बाद भंवर सिंह को भी गुस्सा आ जाता है। वो उसके चैलेंज को एक्सेप्ट करता है और सारे के सारे चेक पोस्ट पर जहां से भी गाड़ियां गुजरती है उन सारे चेक पोस्ट को भंवर सिंह पूरी तरह से बंद कर देता है। लेकिन तभी भंवर सिंह ने देखा कि जो ब्रिज है उसके नीचे जो नदी है वो पूरी तरह से सूखी है, क्योंकि गर्मियों का दिन था। वो समझ गया था कि पुष्पा जरूर इन्हीं नदियों के द्वारा अपने ट्रक को निकालने वाला था। उसका शक एकदम सही निकला था, क्योंकि पुष्पा के सारे लाल चंदन की ट्रक जो है वो नदियों के द्वारा ही बाहर जा रहे थे। तो पुलिस की जीप इन्हें कई बार पकड़ने की कोशिश करती है, लेकिन वो नहीं पकड़ पाते हैं। लेकिन आखिर में भंवर सिंह जो है वो इनके ट्रक के सामने आ जाता है और एक बड़ी सी शॉटगन लेकर इनके ऊपर फायरिंग करता है। तभी कटलेट जो है वो पुष्पा के पास कॉल करके सारी जानकारियां बताता है। पुष्पा कहता है कि तुम वहां से कूद जाओ, जितने भी ट्रक है सारे ड्राइवर को वहां से बाहर निकालो, मुझे किसी भी इंसान की जान को खतरे में नहीं डालना है। यहां पर कटलेट जब उसकी बात सुनता है तो सारे ड्राइवर को लेकर यहां से चला जाता है और भंवर सिंह इनके ऊपर फायरिंग कर रहा था और ट्रक में जितनी भी लाल चंदन की लकड़ियां थी वो उन्हें भी जब्त कर लेता है। यह देखकर मंगल चीनू और उसकी वाइफ को बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा था। वो तो एंजॉय कर रहे थे मीडिया के सामने। उन्होंने सारी बात कह भी दी थी कि यह सारी लाल चंदन की लकड़ियां पुष्पा की है। लेकिन थोड़ी देर के बाद मालूम चला कि वो सारी लाल चंदन की लकड़ियां नहीं, नॉर्मल लकड़ियां हैं। मतलब कि यहां पर भंवर सिंह फूल बन गया था पुष्पा। यहां उससे कहता है कि पुष्पा नाम सुन के फ्लावर समझे, क्या फ्लावर नहीं है मैं, बल्कि वाइल्ड फायर है। साथ ही इशारे में उसने यह भी कह दिया था कि जल्द ही वो इस सारी लाल चंदन की लकड़ियों को बॉर्डर क्रॉस करवाने वाला है। अगर तुम इन्हें रोक सकते हो तो रोक लो। तभी पुष्पा, श्रीवल्ली और पूरी फैमिली जो है वो माता काली के फेस्टिवल में पहुंचते हैं। वहां पर श्रीवल्ली को अचानक से चक्कर आने लगते हैं और मालूम चलता है कि श्रीवल्ली प्रेग्नेंट है। यह देखकर पुष्पा जो है वो काली माता का गेटअप धारण कर लेता है और फिर काली माता का एक तांडव करता है। श्रीवल्ली यहां पर पुष्पा से कहती है कि आखिर ये तुम क्या कर रहे हो, जिस पर कि पुष्पा कहता है कि मेरी एक इच्छा है, मैं काली माता से लड़की चाहता हूं, क्योंकि अगर लड़का हुआ तो उसे भी सरनेम देना पड़ेगा, लड़की हुई तो वो किसी दूसरे घर जाकर उसे कोई दूसरा सरनेम मिल जाएगा। तभी इसी जगह पर हम देखते हैं कि कुछ लोग जो हैं वो पुष्पा की भतीजी के साथ मिसबिहेव कर रहे थे, वो उसके साथ बदतमीजी कर रहे थे। ये देखकर पुष्पा को बहुत तेज गुस्सा आ जाता है और फिर लोगों से फाइट करना स्टार्ट कर देता है। लेकिन तभी यहां पर मुरली आ जाता है और वो पुष्पा से कहता है कि अगर तुम ये सब कुछ कर दोगे तब भी तुम्हें तुम्हारे बाप का नाम नहीं मिलेगा। तुम्हें ऐसा लग रहा है कि तुम हमारे साथ हो जाओगे, ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता। तुम हमेशा अनाथ थे और हमेशा रहोगे, तुम्हारा कोई भी नहीं हो सकता। श्रीवल्ली को जब ये सारी बातें सुनाई दी तो उसने यहां पर मुरली को बहुत ही ज्यादा चिल्लाया। बाद में कावेरी के साथ जिन लोगों ने बदतमीजी की थी उन लोगों को मुरली ने आधा गंजा करवा दिया था। अब आगे हम देखते हैं कि मंगल चीनू और उसकी बीवी और भंवर सिंह शेखावत सीएम के पास पहुंचे। उन्होंने उन्हें बताया कि अगर यह लाल चंदन की लकड़ियां बॉर्डर क्रॉस कर जाती है तो तुम्हारी सीएम की गद्दी भी खतरे में है, क्योंकि उससे 2000 से 5 करोड़ की फंडिंग आने वाली है और यह सारी फंडिंग के द्वारा आप सीएम से हट सकते हैं। तब सीएम उन्हें तुरंत ही आदेश दे देता है कि वो इन लाल चंदन की लकड़ियों को बॉर्डर क्रॉस कर जाने से रोके। तो यह सारी लाल चंदन की लकड़ियां रामस्वाराम से होते हुए श्रीलंका जाने वाली थी, क्योंकि रामस्वाराम से श्रीलंका सिर्फ और सिर्फ 18 किलोमीटर की दूरी पर है। तब भंवर सिंह शेखावत यहां पर पहुंच तो जाता है, लेकिन लाल चंदन की लकड़ियों को पकड़ नहीं पाता है
क्योंकि ये सारी शिप के नीचे मौजूद थी, जिस वजह से भंवर सिंह इनका पीछा भी करता है, लेकिन वो उन्हें नहीं पकड़ पाता है। तो माल डिलीवर हो जाने के बाद बहुत सारा पैसा आता है। इन सारे पैसों को देखकर पुष्पा खुश हो जाता है। इन सभी पैसों को एमएलए के लिए सारे सोफे के अंदर भरा जाता है और सारे सोफों को एमएलए के पास भेज दिया जाता है। मतलब कि सारे के सारे एमएलए अब पुष्पा ने खरीद लिए थे। तो भंवर सिंह शेखावत का अब बहुत ही ज्यादा बुरा हाल था, क्योंकि अब उसके हाथ में कुछ भी नहीं था। अब तो उसका ट्रांसफर होना भी एकदम तय है, क्योंकि अब उनके पास सरकार भी नहीं रहेगी, सरकार भी पुष्पा की हो जाएगी। तो भंवर सिंह के पास जो नकली लाल चंदन की लकड़ियां हैं, वो उनमें आग लगा देता है और उसने काफी शराब पी हुई थी, तो वो वहीं पर रुक जाता है, जिससे कि ब्लास्ट हो जाता है और भंवर सिंह शेखावत मारा जाता है। हालांकि उसकी डेड बॉडी को बताया नहीं गया और ना ही यह बताया गया कि वो मारा गया है। और फिर कुछ दिनों के बाद हम देखते हैं कि सीएम अब बदले जा चुके हैं। अब सीएम सिद्धप्पा बन चुका था। सिद्धप्पा श्रीवल्ली से कहता है कि तुम्हारी फोटो की वजह से मैं सीएम बना हूं, और पुष्पा ने आज का दिन इसलिए सिलेक्ट किया क्योंकि आज श्रीवल्ली का जन्मदिन था, इसलिए यहां पर एक छोटा सा सेलिब्रेशन होता है। सभी लोग इसे सेलिब्रेट करते हैं। तो भले ही सिद्धप्पा सीएम जरूर बन चुका था, लेकिन पूरे राज्य पर पुष्पा राज कर रहा था। सभी लोग उसे बहुत ज्यादा मानने पूजने लगे थे। और फिर एक दिन पुष्पा की भाभी, मतलब कि मुरली की पत्नी जो है, वो पुष्पा के घर आती है। वो उन्हें बताती है कि कावेरी को कुछ लोगों ने किडनैप कर लिया है और वो बदले में 2 करोड़ मांग रहे हैं, और अगर उन्हें नहीं दिए तो वो कावेरी को मार डालेंगे। यह बात जब पुष्पा को मालूम चली तो वो पहले तो न्यूज चैनल वालों के पास गया। वहां लाइव आकर उसने उन लोगों से कहा कि अगर मेरी भतीजी कावेरी को कुछ भी हुआ तो वो उन्हें मार डालेगा। उनके पास सिर्फ और सिर्फ 1 घंटा है। 1 घंटे के अंदर अगर वो उसे सौंप देते हैं तो वो उन्हें रहम की भीख दे देगा। यह बातें सिडापा और सेंट्रल मिनिस्टर को भी मालूम थी। लेकिन यहां पर एक बात मालूम चलती है, जिन लोगों ने उसे किडनैप किया है वो कोई और नहीं बल्कि सेंट्रल मिनिस्टर का भाई का बेटा होता है। मतलब कि सेंट्रल मिनिस्टर का भतीजा। इसीलिए यहां सेंट्रल मिनिस्टर सिद्धप्पा से पुष्पा के पास कॉल करवाता है। वो लोग पुष्पा से कहते हैं कि वह सेंट्रल मिनिस्टर का भतीजा है, इसलिए वो उसके साथ कुछ भी ना करें। हम उससे जल्द से जल्द कांटेक्ट कर लेंगे और वो कावेरी को छोड़ देगा। अगर वो उसके साथ कुछ कर भी दे तब भी तुम्हें कुछ नहीं ही करना है। लेकिन पुष्पा कहता है कि मुझे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। सेंट्रल मिनिस्टर भाड़ में जाए और सिद्धप्पा सीएम भी भाड़ में जाए, मुझे किसी से भी कोई भी लेना देना नहीं है। तो सेंट्रल मिनिस्टर का भतीजा 10 करोड़ रुपए पुष्पा से मांग रहा था और अकेले ही पुष्पा को उसके अड्डे पर बुला रहा था। पुष्पा मान जाता है और हेलीकॉप्टर से वो वहां पहुंच भी जाता है। यहां पर पहुंचकर सबसे पहले तो वो गन से फायर करता है, लेकिन बाद में मिनिस्टर का भतीजा पुष्पा से कहता है कि तेरी भतीजे के ऊपर भी गन पॉइंट है, इसलिए तुझे थोड़ा ठंडा रहना पड़ेगा। तो यहां पुष्पा उन्हें गन दे देता है और बाद में ये लोग पुष्पा को बुरी तरह से मारने लगते हैं। इन्हें बहुत अच्छे से मालूम है कि पुष्पा के हाथ बंधे रहने के बावजूद यह कमाल कर सकता है और सभी को बुरी तरह से मार भी सकता है। इसलिए इस बार वो बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेते हैं। इस बार वो उसके हाथ बांधते हैं, पैर भी बांधते हैं और फिर वो लोग कावेरी की इज्जत पर हाथ भी डालने लगते हैं। यह देखकर पुष्पा को बहुत ही तेज गुस्सा आता है और फिर वो उड़ उड़कर इन्हें मुंह से काट काट कर बुरी तरह से मार डालने लगता है। तो मिनिस्टर का भाई भी वहां पहुंच चुका था, तो पुष्पा ने मिनिस्टर के भाई समेत भतीजे को भी मार डाला था। यह सारी बातें जब मिनिस्टर को मालूम चली तो वो तो पूरी तरह से पागल हो चुका था। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि पुष्पा जब अपने घर होता है तब उसके घर पर मुरली आता है। मुरली को अपनी गलती का एहसास हो गया था, इसलिए वो पुष्पा और पूरी फैमिली से माफी मांगने के लिए आया था। वो कहता है कि मुझे बहुत अच्छे से मालूम चल गया है कि आप ही मेरी फैमिली हो। मैं सिर्फ यहां पर कावेरी का कार्ड देने के लिए आया हूं, क्योंकि उसकी शादी होने वाली है और कावेरी ने मुझसे कहा है कि अगर पुष्पा भाऊ इस शादी में नहीं आते हैं तो मैं मंडप में नहीं बैठने वाली। तब श्रीवल्ली यहां पर पुष्पा को बताती है कि सारे कार्ड पर मां का नाम है और साथ ही तुम्हारा नाम भी है। यह देखकर पुष्पा बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाता है और पूरी फैमिली समेत वो कावेरी की शादी में पहुंचते हैं। सभी लोगों ने एक दूसरे को माफ कर दिया था और अब आगे बढ़ चुके थे और यहां मिनिस्टर के घर पर मातम छाया हुआ था, क्योंकि मिनिस्टर का भाई और मिनिस्टर का भाई का बेटा जो है वह मारे गए थे।
यहां पर एक आदमी आता है जिसके हाथ में पार्सल था। जैसे ही वो मिनिस्टर के पास उसे लेकर आता है, अचानक से उसे एक आदमी पहाड़ी पर से ब्लास्ट कर देता है और यहीं पर यह फिल्म खत्म हो जाती है। वो आदमी कौन था यह नहीं बताया गया, लेकिन पुष्पा 3 का अनाउंसमेंट कर दिया गया है, जिसका नाम है पुष्पा द रैम्पेज। वीडियो को आखिर तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।